तो हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ, जिसका कल पेपर है। आज 25 तारीख है तो कल 26 को पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। और ये आपको समय करना है बहुलक का सूत्र लगा के। यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 है तो माध्य का ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है, इसमें बहुलक हमें दिया 70 और समांतर माध्य यानी माध्य ही होता है वो 100 है। और ये सूत्र है, इसका संबंध होता है माध्य का बहुलक और माध्य में। 3 माध्य का यानी 3 गुणा माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है शायद। तो ये लगाया और फिर 3 माध्य का सेम लिखा और 70 रख दिया इसका बहुलक, और 2 गुणा में माध्य कितना था हमारे पास 100 है प्रश्न के अंदर, ठीक है। और उसके बाद 3 माध्य का ये सेम ही लिखा है मैंने यहाँ तक। इसका 70 का 70 और 2 का 100 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। और 3 माध्य का फिर 270 इसका जोड़ कर दिया और फिर ये 3 का इधर डिवाइड कर दिया 270 में, तो ये आ जाएगा 90। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। और तीसरा प्रश्न है, पदों 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग, या फिर इसको आंकड़ों का योग भी लिख सकते हो, पदों की संख्या। तो यहाँ समांतर माध्य इसमें दिया था 11, यहाँ 11 रख दिया और इनका योग करेंगे सभी। यहाँ के तो यहाँ अज्ञात है इसलिए के को के ही रखा गया है। यहाँ 5, 6, 7 और सारे अंकों को जोड़ कर दिए यहाँ। बाकी जोड़ किया तो इनका 47 आ जाएगा। और के हमारे पास वैल्यू है नहीं तो के का प्लस में रखेंगे के ही। अब उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे एक लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 47 प्लस के का 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा। और 11 का 6 से किया 66 और हमें के का मान ज्ञात करना है। 47 का इधर पक्षांतरण कर दो, 66 में 47 कम कर दो, कितने बच गए 19। तो ये हमारा के का मान ज्ञात हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। आरोही क्रम में पहले लिखा 1 सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, 3, 4, 5, 7। अब इसमें मध्य में देखो 2 अंक आ रहे हैं क्योंकि इसमें विषम संख्या में है अंक सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मध्य में 2 आ रहे हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, माध्यक आ गया इसका, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ के 2 का भाग दिया, 3.5 क्या आ गया इसका माध्यक आ गया, ठीक है। इसी प्रकार एक और है आगे प्रश्न नंबर 6, 5। इसमें भी माध्य ही ज्ञात करना है। आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्य लिखें। माध्यक पहले हमने इनको आरोही क्रम में लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब इसके अंदर देखो 3 इधर से 3 इधर से, तो मध्य में 3 आ रहा है तो इसका माध्य क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इसमें विषम संख्या में अंक हैं 3 और 3 6 और 1 7। मध्य अंक क्या आ गया इसका 3, तो ये माध्यक हो जाएगा इसका। अब है प्रश्न नंबर 6, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और ये सूत्र है माध्य ज्ञात करने का, समांतर माध्य या माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसके अंदर इन सभी का योग करेंगे, आंकड़ों का आंकड़े ये हमारे पास हैं 10 आंकड़े हैं, सभी का टोटल करके और 10 का भाग देंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये 10 पद है हमारे पास में, ठीक है। तो 10 नीचे रख दिया और जोड़ किया तो 110 आ जाएगा। 110 में फिर 10 का भाग दे देंगे 11 आ जाएगा इसका माध्य। तो इस तरह आपको करना होगा परीक्षा में। अगर इसी तरह का संख्या चेंज कर सकता है, प्रश्न जरूर आएंगे इनमें से। अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो वो 5 लिख ली। 5 का पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए सम कौन सी होती हैं और विषम। सम वो होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और विषम जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ 5 प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5 और 9। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य तो इसमें आंकड़ों का योग करेंगे, वही सूत्र यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना।
1 + 3 + 5 + 7 और इसका टोटल करेंगे तो 25 और 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 नीचे रखा है पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, तो ये 5 आ जाएगा और मध्य इसका कितना आ गया 5। अब अध्याय 15 में क्या है, प्रायिकता है। यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। हल किया मैंने, PE 0.05 है और E नहीं की प्रायिकता कितनी है वो ज्ञात करनी है। PE इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ बार का, इसका मतलब है PE क्या है, नहीं की है, इसके ऊपर नहीं लगा, ये अलग है, इसमें दोनों अंतर है, इसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है। तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी, एक में से आपको घटा देना है इसको, PE को जो दिया है मान, यानी एक में से ये 0.05 घटा देंगे तो 0.95 आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए E नहीं की पूछे तो आपको एक में से घटाना है। अगर E नहीं की दे रखी है और PE की पूछे तो भी आपको एक में से ही घटा देना है। अब है अगला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता लिखें। तो एक पासा होता है, उसके अंदर आपको पता है 6 अंक होते हैं, 1 से 6 तक, क्योंकि 6 फलक होते हैं एक पासे के, एक घन होता है वो। और सम अंक, उसमें सम अंक कौन से होंगे, जिनमें 2 का भाग जाएगा, 2 4 और 6 होंगे, क्योंकि 1 3 5 तो विषम हो जाएंगे ना। तो ये कितने अंक हो गए, 1 2 3 3 है इसका, यानी कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं और सम अंक आने के अनुकूल परिणाम है 3। तो अब इसमें प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE लिखेंगे आप, PE इवेंट होता है, E का मतलब घटना, इवेंट। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3, अनुकूल परिणाम कितने 3 और टोटल परिणाम कितने हैं 6, तो 3/6 इसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/2। तो इसी तरह आप इसको हल कर सकते हो। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस प्रश्न को आप समय हल करके देखो, इसी तरह ये जो पिछला करवाया मैंने उसी तरह का है, सेम है, तो आप अपने आप इसको करके देखना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 याद रखना है। जितनी भी प्रायिकताएं हैं उनका टोटल लगाओगे, जितनी भी घटनाएं आती हैं उनका आप टोटल लगाना तो 1 ही आएगा, आपको याद रखना। निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 ही है, ये सेम है दोनों, एक ही आंसर है दोनों का। अब अध्याय 13, एक गोले का व्यास 6 सेमी है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास लिखेंगे 6 सेमी जो दिया है, त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 का भाग दे देंगे, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई को पाई रखा मैंने, यहाँ मान नहीं रखा है, 3 × 3 3 बार रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 3 है, तो इसका 1 3 कट जाएगा, इनका गुणा करेंगे, 4 3 12 36 पाई। पाई का मान रखना तो आप रख भी सकते हो, मैंने पाई का पाई घन सेमी लिख दिया। कई बार ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रश्न दिया होगा, आंसर दिए होंगे 36 पाई 18 पाई, तो उसमें आप ये पाई वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है वर्ग सेमी, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया इसने निकाल के, तो क्षेत्रफल कितना है 48 पाई। हम सूत्र लगाएंगे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका अर्धगोले का होता है 3 πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय। तो इसमें बराबर रख लेंगे 48 पाई और r हमें ज्ञात करना है, r इधर रखेंगे और 3 पाई का इधर भाग दे देंगे, इसमें पाई से पाई कट जाएगा और इसका आ जाएगा 16, 16 3 48, r बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इसका वर्गमूल लग गया और इसका 4 वर्गमूल आ जाता है 16 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, इसमें दिया सेमी है 4 सेंटीमीटर आएगी। अब है प्रश्न नंबर 15, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी है तथा ऊंचाई 4 सेमी है, तो इसका व्यास ज्ञात करें।
तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और सीधी ऊंचाई भी दे रखी है, और व्यास पूछा, व्यास तभी ज्ञात होगा जब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई इसकी लिख लो L 5 सेंटीमीटर, और ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और H सीधी ऊंचाई कितनी है, लंबवत 4 सेंटीमीटर। ये सूत्र होता है इसका R बराबर L² माइनस H², या माइनस है, प्लस नहीं है। L का मान रखा 5 और H का मान हमारे पास 4 है, यहाँ रख दिया। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, 16 का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 25 में 16 घटा दिए तो 9 आ गया, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो त्रिज्या तो आ गई 3, लेकिन इसने व्यास पूछा, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 2 से गुणा कर दिया तो 6 सेमी क्या आ गया, इसका व्यास आ गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 15। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखो, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखें जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी है और त्रिज्या 6 सेमी है। यानी इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें चाप की लंबाई यानी L दे रखा है और त्रिज्या भी दे रखी है। चाप की लंबाई को L से लिखते हैं, तो अगर L दिया और त्रिज्या दिया तो आप ये सीधा सूत्र लगाओगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R। तो इसका 10 रख दिया L चाप की लंबाई, और त्रिज्या 6 है, इसको काट देंगे, 5 से कट जाएगा ये 5 पर, तो 5 का 6 से गुणा करें 30 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी चाप की, जब चाप की लंबाई दी हो तो ये सूत्र लगाना है आपको, ये वाला। 17वां प्रश्न, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें लघु त्रिज्या खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो वृत्त की त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर दी है, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केंद्र कोण 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अंदर ये सूत्र होता है इसका πr θ/360, लघु त्रिज्या खंड का, 2 त्रिज्याओं द्वारा घिरा क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये इसका मैंने मान रखा 22/7 और 21 त्रिज्या रख दी और 60, इसको हल किया तो आ जाएगा 231 वर्ग सेमी। तो ये तो आ गया लघु त्रिज्या खंड का। अब हमें करना दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे ये वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र और ये त्रिज्या खंड है, ये तो है लघु त्रिज्या खंड और ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर अपने ये घटा दें तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो πr² होता है सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 22/7 और त्रिज्या 2 बार रखेंगे, 21 × 21, और माइनस ये घटाएंगे त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसको हल करेंगे तो 1386 आ जाएगा, 7 21 कट गया और इनका गुणा किया तो 1386, और ये 231 घटा दें तो 1155 वर्ग सेमी इसका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड अकेले का पूछे तो उसमें अगला प्रश्न है, इसमें सीधा भी कर सकते हो आप। ये एक और प्रश्न है, देखो 18वां। इसके अंदर क्या है, देखो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण दिया 120 डिग्री के संगत पूछ रहा है, इसी का नहीं पूछ रहा, इसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी ये जैसे हम यहाँ एक वृत्त बनाएं तो इसमें इसका कोण दिया ये 120 डिग्री दे रखा है, इसने इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा, इसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, ऊपर वाले का पूछ रहा है। ऊपर वाले का पूछ रहा है तो हमें कोण ऊपर वाला चाहिए, ये बाकी बचा हुआ 120 360 होता है टोटल, इसमें 120 घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा, तो त्रिज्या खंड संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो कोण तो दिया 120, ये दीर्घ का नहीं, ये लघु का दिया है। हमें संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करना है, 360 में 120 घटा देंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, कोण ज्ञात कर लिया। अगर इसी का पूछता लघु त्रिज्या खंड का फिर तो यही कोण रखते, लेकिन इसने दीर्घ का पूछा है उसका, तो हमें वो दूसरा कोण चाहिए। यानी 360 में 120 घटा देंगे तो ऊपर वाला कितना कोण बच जाएगा, 240 डिग्री। अब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र तो वही रहेगा, πr² θ/360, और 22/7 मान रख दोगे, त्रिज्या 7 है 2 बार रखोगे, और 240 इसका थीटा है, और बटा में 7 × 360, इसको हल करोगे 308/3 और इसको भाग देने पर 102.66 वर्ग सेमी आ जाएगा।
और 19वां प्रश्न है ला। अब है त्रिज्या 21 सेमी वाले त्रिज्या खंड को केंद्र का कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। 21 सेमी त्रिज्या है, ऐसे एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या खंड है इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण दिया है इसका 90 डिग्री। ठीक है, ये चाप की लंबाई पूछ रहा है ये वाली। तो ये चाप की लंबाई जब ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। स्क्वायर नहीं लगता इसमें, सीधा। तो चाप की त्रिज्या दी है 21 सेमी और कोण कितना है 90 डिग्री। चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे पाई आर थीटा बटा 180, मान रख देंगे 22/7। आर त्रिज्या एक बार रखनी 21 और कोण 90 है, इसको हल करोगे तो 33 सेमी चाप की लंबाई आ जाएगी। तो ये कुछ प्रश्न है, तो इसके बाद मैं कुछ और प्रश्न आपको दूंगा, तो इनको हल करके देखो आप।